हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू बैच कंटिन्यूअसली हम बना रहे हैं, उसके वीडियोस को हम डाल रहे हैं डिजिटल बोर्ड पे। तो बेसिकली आपको ये भी पता होगा कि हमारे सारे पहले वाले जो वीडियोस है, यानी व्हाइट बोर्ड के जो वीडियोस है, वो सारे हमने रिकॉर्ड करके अपलोड करके रखा हुआ है। तो अगर आप एक 9th के बच्चे हो, जो कि इस वक्त हो गए ऑब्वियसली मुझे देख रहे हो, तो पूरा साइंस सब्जेक्ट आपका, पूरा मैथ सब्जेक्ट और पूरा एसएसटी सब्जेक्ट के सारे लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस हर एक स्टैंडर्ड के, हर एक चैप्टर्स के आपको मिल जाएंगे हमारे इस चैनल के ऊपर। तो डायरेक्टली आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो, या तो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाओगे, स्क्रॉल करोगे तो काफ़ी सारे अलग अलग फोल्डर्स आपको दिखेंगे स्टैंडर्ड और सब्जेक्ट के हिसाब से। उसमें आपके सारे वीडियोस लेक्चर्स के फॉर्म में हैं, आप उनको देखो और जरूर से अपना कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करके एग्जाम्स में जितना हो सके अच्छे मार्क्स को स्कोर करें, ठीक है। और ये जो न्यू वीडियोस हम बना रहे हैं, इसको भी आप जरूर से शेयर करना, ताकि लोगों को पता चल सके कि हम दोबारा से हार्डवर्क कर रहे हैं। जितना हार्डवर्क पहले 2-3 साल पहले किया था, उससे कई ज़्यादा हार्डवर्क यहाँ पे कर रहे हैं डिजिटल बोर्ड पे, नए क्वालिटी के साथ वीडियो बनाने के लिए, ताकि आपको अपग्रेडेड वर्जन ऑफ वीडियोस मिल सके, ठीक है। तो प्लीज सपोर्ट अस, एंड जैसे ही चीज़ें होती रहेगी आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। तो चलो, बाकी बातें करेंगे कभी और, लेकिन आ जाते हैं वापस से टॉपिक पे, जो कि 9th स्टैंडर्ड का आज का वीडियो है। साइंस सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो हम नए बैच में भी पहुंच चुके हैं आज चैप्टर नंबर 9 पे, यानी आज शुरू होने जा रहा है आपका चैप्टर नंबर 9, दैट इज इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। अब ये चैप्टर इन्वायरमेंट के बारे में है। इन्वायरमेंट क्या होता है, इसमें हम क्लाइमेट्स के बारे में बात करेंगे, क्या होता है क्लाइमेटिक कंडीशन, वेदर कंडीशन, फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, और ये सभी चीज इस वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन आज इस चैप्टर का पहला लेक्चर होगा, वैसे और 1 या 2 लेक्चर और बनेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, टॉपिक्स है, तो एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई घाई नहीं है, आप बस आराम आराम से हमारे सारे वीडियोस को देख सकते हो। अगर आपको स्पीड स्लो लगता है तो आप स्पीड को 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड पे सेट कर देना, ताकि कम समय में आप ये हमारे वीडियोस को देख पाओ। तो चलिए, वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं। तो मैं ले लेता हूं हमारा मार्कर और शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को। तो चलो, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय अ वेदर और क्लाइमेट। आपने देखा होगा कि हम बोलते हैं ना कि आज का मौसम बड़ा सुहाना है यार, आज का मौसम बड़ा खराब हो गया है, ठीक है। तो अक्सर आपने ये वर्ड जरूर से सुने होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये चैप्टर जो है हमारा, दैट इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ये चैप्टर के अंदर हमें वेदर्स के बारे में पढ़ना है और क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वेदर का मतलब भी हम लोग बोलते हैं मौसम, क्लाइमेट का मतलब भी हम लोग बोलते हैं मौसम। दोनों का मतलब हिंदी में देखा जाए तो सेम ही होता है, लेकिन एक्चुअल में ये वेदर एंड क्लाइमेट जो होते हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें। गौर करने की बात है दोस्तों, थोड़ा सोचो। हम लोग बोलते हैं ना टुडेज वेदर इज नॉट गुड, हम लोग बोलते हैं टुडेज क्लाइमेट इज नॉट गुड, ऐसा बोलते हैं। टुडेज वेदर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टुडेज वेदर इज नॉट गुड। और जब हम क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करते हैं, तो यार आजकल का ना क्लाइमेटिक कंडीशंस कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो कभी भी आपको अगर डिफरेंशिएट करेगा, यानी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड द क्लाइमेट, और आपसे कोई पूछता भी है सवाल, या फिर खुद के लिए भी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वेदर एंड क्लाइमेट इज टू डिफरेंट थिंग। एंड वेदर का जो मतलब होता है, इसको समझो पहले बहुत अच्छे से बच्चे, मैं बताने की जो कोशिश कर रहा हूं आप लोग को। वेदर का जो मतलब होता है वो होता है शॉर्ट टर्म, यानी कि जब भी हम बात करते हैं कि आज का मौसम खराब है या फिर आज का मौसम खराब, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं वेदर की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म कंडीशंस की। तो वेन एवर शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की बात होगी एट ए पर्टिकुलर, एट ए स्पेसिफिक टाइम, एक टाइम के हिसाब से, या फिर एट स्पेसिफिक प्लेस के हिसाब से, तो हम एक्चुअल में किसकी बात कर रहे होंगे? हम बात कर रहे होंगे वेदर की, ठीक है। तो हम लोग टुडेज वेदर इज नॉट गुड, टुडेज वेदर इज सो प्लीजेंट वेदर टुडे, ऐसा बोलते हैं ना। तो हम एक्चुअल में क्या बात कर रहे हैं कि इस जगह पे, इस वक्त पे जो मैं खड़ा हूं, इस जगह पे, इस दौरान जो मेरा मौसम बना है, जो मेरा वेदर है, वो बहुत सुहाना है या फिर बहुत खराब है। तो ये जो टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं वेदर की। लेकिन वही अगर मैं बात करूं क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट क्या होता है? तो क्लाइमेट इज नथिंग बट द एवरेज वेदर कंडीशन, या फिर मैं लॉन्ग टर्म बोल सकता हूं या फिर एवरेज बोल सकता हूं। तो लंबे समय तक जो कंडीशंस चलते हैं, या फिर एवरेज वेदर कंडीशंस जो होते हैं नॉर्मल तौर पे, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक, उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट। जैसे मैं बोलूंगा कि आजकल ना क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छे नहीं है, तो आजकल बोल रहा हूं, यानी कि आजकल मतलब कहने का मतलब है कुछ दिनों से। यानी हम बात कर रहे हैं, जैसे आज के डेट में मैं हमारे मुंबई की बात बताऊं, तो आपको पता होगा कि मुंबई में आजकल बहुत बरसात हो रही है। अभी टाइम चल रहा है अक्टूबर एंडिंग, कुछ दिन के बाद दिवाली है बच्चा, कुछ दिन के बाद दिवाली, और रोज शाम को ना डेली यहां पे बारिश हो रही है और थंडर स्टॉर्म हो रहा है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, इतना खतरनाक। तो मैं बोलूंगा कि यार द क्लाइमेटिक कंडीशन हियर इज नॉट गुड, या फिर द क्लाइमेटिक कंडीशन हियर इज ऑलवेज रेनी। तो मैं इस दौरान क्या बात कर रहा हूं? एक लंबे समय, एक एवरेज कंडीशंस की बात कर रहा हूं, कि कुछ दिनों से, लगभग 7-8 दिन से आने वाले 4-5 दिनों तक, ये जो कंडीशंस है वेदर का, ये थोड़ा ऐसा चल रहा है। तो इस चीज को मैं क्या बोलूंगा? क्लाइमेट बोलूंगा। तो समझ में आया बच्चा, वेदर मतलब क्या होता है? बहुत ही छोटे समय, मतलब फिलहाल में 1-2 घंटे वाली बात बोल रहा हूं। अरे अभी अभी तो गर्मी लग रही थी, टुडेज वेदर इज,
तो आज का जो मैं बात कर रहा हूं दैट इज नथिंग बट द क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉरी आज का वेदर की बात कर रहा हूं, लेकिन वही दूर दूर तक बात करूंगा कि यार कुछ दिनों से कुछ ये, तो मैं बोलूंगा क्लाइमेटिक कंडीशन। समझ में आया? ओके। अब यहां पे वेदर जो है या फिर वेदर या फिर क्लाइमेटिक रिलेटेड कुछ फैक्टर्स है जो उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, यानी वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? कुछ फैक्टर्स है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि यहां पे बात करूंगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि जो हमारा जो वातावरण होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, भूमंडल जो है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे हवा है, एयर से, एयर में कई सारे अलग अलग गैसेस है और हर एक का एक प्रेशर होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप जानते होंगे, हमने फिजिक्स यानी जो साइंस का जो टॉपिक्स, फिजिक्स का जो पार्ट है उसमें हमने डिस्कस कराया, ये 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा सनलाइट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट पृथ्वी के ऊपर गिर रहा है और हम जहां पे रह रहे लोकेलिटी के हिसाब से वहां पे गिर रहा है, तो मैं बोलूंगा कि टुडेज वेदर इज सो हॉट, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन इज सो सनी नाउडेज, हम लोग बोलते हैं ना, तो यहां पे गर्मी हो रहा है। तो सनलाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्लाउड्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना क्लाउड्स है, तो मैं बोलूंगा कि टुडेज वेदर इज प्लेजेंट। प्लेजेंट कब बोलूंगा मैं? कि जब थोड़ा क्लाउड होगा, मेरे को धूप नहीं लग रहा है, मेरे को छांव लग रहा है और सुहाना मौसम है, हवाएं चल रही है, तो मैं बोलूंगा क्या क्या मौसम है यार। तो ये क्लाउड्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ह्यूमिडिटी, नमी के ऊपर डिपेंड करेगा, कितनी नमी है। रेनफॉल हो रहा है, बारिश के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके विजिबिलिटी के ऊपर, कभी कभी एकदम धुंध हो जाता है, बोलते हैं ना हम लोग, विजिबिलिटी जीरो हो जाती है बिकॉज ऑफ फॉग, बिकॉज ऑफ स्मॉग, ये चीजें होती है ना, तो ये सब चीजें के ऊपर भी डिपेंड करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारा वेदर या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन डिपेंड करता है। समझ में आ गया कि क्या होता है वेदर, क्या होता है क्लाइमेटिक कंडीशन एंड क्या है उसके फैक्टर्स। ओके, अब यहां पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो हमारा वेदर या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन की बात कर रहे हैं, ये चेंज कैसे होता है, दैट इज द चेंजेस इन वेदर कंडीशन। तो चेंजेस की बात करें तो वेदर क्या है, जैसे मैंने बोला वेदर इज रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक लोकेशन, यानी जब भी हम वेदर का जिक्र करेंगे तो एक स्पेसिफिक लोकेशन की बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं, तो मैं पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लोकेलिटी के हिसाब से बात करूंगा। आप मान लो सोलापुर में रहते हो, आप सोलापुर की बात करोगे। एंड स्पेसिफिक टाइम की, अभी दोपहर में ऐसा मौसम हुआ था, शाम को ऐसा मौसम हुआ था। तो जब मैं ऐसे सॉरी माफ करना बच्चा, हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं कि स्पेसिफिक लोकेशन की जब हम बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक टाइम के हिसाब से बात कर रहे हैं, और जब हम क्लाइमेटिक की कंडीशन की बात करते हैं तो एक लॉन्गर ड्यूरेशन की बात करते हैं, बड़े एरिया की बात करते हैं। हम बोलेंगे कि आजकल ना महाराष्ट्र में, या फिर एक चलो बहुत बड़ा लिया जाए तो हम पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेंगे, पूरे पर्टिकुलर आधे शहर की बात कर लेंगे, तो यार इस पर्टिकुलर स्टेट में ऐसा हो रहा है, इस पर्टिकुलर कंट्री में ऐसा हो रहा है, ऐसा कंडीशन हो रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशन, तो हम लोग क्या बोलेंगे? क्लाइमेट बोलेंगे। और जो क्लाइमेट है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डे टू डे लाइफ में। अब वो कैसे करता है, यहां पे ध्यान से देखना। हमारे डे टू लाइफ में जो हमारी बेसिक नीड्स होती है, बेसिक नीड्स की हम क्या बात करते हैं, जैसे कि मैं बोलूं अगर मैं फूड, तो हमारा जो कपड़ा है, ठीक है, सॉरी रोटी है, कपड़ा है और मकान है, जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान। तो फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, ये तीन चीज जो हमारे बेसिक नीड्स है, दैट इज द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, जो है ये डिपेंड करता है हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर। अब आप बोलोगे सर कैसे? तो कैसे का जवाब ये है कि जैसे मान लो कि जब ठंडी का सीजन आता है, यानी विंटर सीजन जब आता है, तो हम क्या बोलते हैं, यार आज ना कुछ गर्मा गर्म पकोड़े खाने का मन कर रहा है। जैसे बारिश का सीजन आया तो हम लोग बोलते हैं यूजुअली गर्मा गर्म पकोड़े, और ठंडी का मौसम आया तो कुछ स्पाइसी फूड खाने का मन करता है। और वही गर्मी का सीजन आता है, बहुत गर्मी लग रही है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, तो हम लोग बोलते हैं नहीं यार स्पाइसी खाना नहीं खाना है, हमें कोई ठंडक वाली चीज दे दो, लस्सी पिला दो, कोई छाछ पिला दो, कोई नॉर्मल दाल चावल खिला दो, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो ये क्यों होता है? बिकॉज हमारा खाने का टेस्ट और खाने पचाने का जो कैपेबिलिटी होती है, ये डिपेंड करता है हमारे वेदर कंडीशन के ऊपर। क्यों ऐसा मन करता है कि जब हम सुहाना मौसम देखते हैं, बरसात देखते हैं, बारिश में भीग के आते हैं, तो हमें गरम गरम चाय और पकोड़े खाने का मन करता है? क्यों? क्योंकि हम वो चीज डिमांड करते हैं, हमारा ब्रेन उस चीज को मानता है। और ये चीज कैसे डिपेंड करता है? बिकॉज ऑफ दैट क्लाइमेटिक कंडीशन। तो ये सेम चीज है। उसी प्रकार क्लॉथिंग, हमारा क्लॉथिंग का स्टाइल भी चेंज होता है। ठंडी में आप गर्म कपड़े पहनते हो, गर्मी में आप नॉर्मल कपड़े, कॉटन के कपड़े पहनते हो, कम कपड़े पहनते हो। बारिश के सीजन में आप देखोगे तो आप रेनकोट एंड अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हो। तो ये डिपेंड करता है। उसके अलावा शेल्टर भी, अगर आप देखोगे गर्मी के सीजन में जैसे बहुत ज्यादा गर्मी वगैरह आ जाता है, लोग वाटर प्रूफिंग कराते हैं कूलेंट वाला, तो जिससे आपकी छत ठंडी रहती है। देखा होगा शायद आपने, जो थोड़े से प्रिविलेज लोग हैं उनको पता होगा। बारिश के सीजन में आप वाटर प्रूफ करा रहे हो, ठंडी के सीजन में आप थोड़ा सा घर में हीटर वीटर लगा रहे हो। तो ये सब चीज, जितने भी चीजें मैं बता रहा हूं, दैट इज इंक्लूडिंग द फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर एंड ऑल्सो सम अदर स्टफ जो डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं, ये सब टोटल किसके ऊपर डिपेंडेंट है? हमारे वेदर के ऊपर और क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। समझ में आया? क्लियर है यहां तक? ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। एक और टॉपिक है हमारा उसी रिलेटेड, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेदर इन द लिविंग वर्ल्ड। हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है, हम दुनिया में जो रहते हैं, इसमें वेदर क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंस क्या है इस चीज का। चलो आइए इसको हम लोग थोड़ा सा एक एक करके समझते हैं। ध्यान देना इस चीज को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पे, डेली वेदर एज ऑल्सो लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक कंडीशन इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफस्टाइल डायरेक्टली। जैसे मैंने बोला
ह्यूमन लाइफस्टाइल जो है हमारा, ठीक है, हमारा जो ह्यूमन का रहने सहने का ढंग जो है, रहने का रंग, खाने पीने का ढंग जो है, डायरेक्टली बोल लूं या फिर इनडायरेक्टली बोल लूं, डिपेंड करता है किसके ऊपर, क्लाइमेटिक कंडीशन, वेदर कंडीशन के ऊपर। तो जमीन हो गया, लैंड हो गया, वाटर बॉडीज हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ये सब जो है नेचुरल इन्वायरमेंट में ही आते हैं हमारे अर्थ के हिसाब से। एंड ये जो इन्वायरमेंट है ये हमारे डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम बोलते हैं कभी भी कि हमारा जो अस्तित्व है, हम ह्यूमन बीइंग जब बने हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही करोड़ों साल पुरानी हिस्ट्री है। आपको पता होगा कि हम ह्यूमन बीइंग डायरेक्ट नहीं बने, हम सबसे पहले दुनिया में जो लिविंग क्रिएचर आया, एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म आया था, अलगी जैसा। फिर धीरे धीरे करके वो पानी में उसको चीजें मिलती गई, वो धीरे धीरे बड़ा होते गया, प्लांट्स बने, फिर धीरे धीरे एनिमल्स बना, मतलब छोटा सा अमीबा बना होगा, फिर छोटा सा वो बना होगा, फिर धीरे धीरे फ्रॉग बना, ताड़पोल बना, फ्रॉग बना, फिर वेल मछली बनी, क्रोकोडाइल बना होगा, धीरे धीरे करके वो जमीन पे आया रेंग रेंग के पानी में से। जमीन में आने के बाद वो बंदर बना होगा, लंगूर बना होगा, बंदर से धीरे धीरे वो खड़ा होने की कोशिश होने लगा, धीरे धीरे करके इंसानियत शुरू हुई, ह्यूमैनिटी शुरू हुई, हम होमोसेपियन सेपियन बन पाए और आज के डेट में हम मॉडर्न मैन हैं। हम इंसान आज के डेट में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी ला चुके हैं और बहुत तरक्की कर चुके हैं, दिमाग है हमारे पास कंपैरेटिवली बाकी जानवर से। तो ये चीज किसके लिए हुआ? डेवलपमेंट के लिए हुआ। तो ये सब के पीछे कहीं ना कहीं उस वेदर कंडीशन का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। और ये जो क्लाइमेट है, हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, तो जो क्लाइमेट है पर्टिकुलर रीजन का, ये डिपेंड करता है और डिटरमाइन भी करता है हमारे खान पान के लिए जो भी अभी होता है। तो डाइट हो गया, उसका क्लोथिंग हो गया, घर कैसा रहेगा, उसका ऑक्यूपेशन क्या रहेगा, ये भी, हाँ ये भी आप इंक्लूड कर सकते हो। जैसे क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन होता है फिशिंग। तो फिशिंग करने कब जाते हैं? एक पर्टिकुलर सीजन होता है। अगर आप देखोगे बारिश के पहले या फिर एकदम बारिश जब आती है तो अंदर नहीं जाते, बोट लेके नहीं जाते हैं, बारिश होने के बाद शायद जाते हैं। तो कुछ ऐसे सीजन्स होते हैं जिनमें ऑक्यूपेशन डिपेंड करता है। मान लो कोई खेती करता है तो आपको पता है ठंडी में उगाने वाले क्रॉप्स अलग होते हैं। आपने पढ़ा है बचपन में क्या बोलते हैं, खारीफ क्रॉप, राबी क्रॉप्स, ऐसा सुना होगा बचपन में आपने, लगभग तीसरी चौथी में पढ़ा होगा। मेरे को तो भी याद नहीं, मैं भी भूल गया वो सब चीज़ें, लेकिन बचपन में शायद आपने पढ़ा होगा। लेकिन आप क्विक रिवाइज कर सकते हो जाके इंटरनेट के माध्यम से। तो कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो ठंडी में उगाए जाते हैं, कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो गर्मी के सीजन में ही उगाए जाते हैं, कुछ बारिश के सीजन में उगने वाले क्रॉप्स होते हैं। तो डिपेंड करता है आपका ऑक्यूपेशन, आपका लाइफस्टाइल, रहने सहने का ढंग जो भी है, वो सब क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल की बात करें, जो लाइफस्टाइल है कश्मीरी पीपल एंड राजस्थानी पीपल का, अगर आप देखोगे तो अलग अलग है। राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो राजस्थान लोग कपड़े जो पहनते हैं वो बहुत अलग पहनते हैं। अगर आप जाओगे, क्योंकि मैं अभी अभी रिसेंट में राजस्थान गया था, ठीक है, मतलब हार्डली 1-1.5 महीना हुआ रहेगा, मैं राजस्थान गया था, जयपुर गया था, दैट इज नोन एज द पिंक सिटी और ऑल्सो द कैपिटल ऑफ द राजस्थान स्टेट। तो वहां पे मैं गया था, ज्यादा नहीं, कुछ काम से गया था और साथ ही में कुछ दोस्त लोग थे, तो थोड़ा घूम भी लिया, ठीक है। तो एक ही दिन रुका था, 1-1.5 दिन रुका था। तो मैंने वहां पे बहुत सारी जगह घूमा, जैसे हवा महल है वहां पे, राजा मानसिंह के पैलेसेस है वहां पे पुराने, जयगढ़ फोर्ट जय सिंह के थे, राजा जय सिंह के। तो ऐसे बहुत सारी जगह घूमा। तो मैंने ऑब्जर्व किया, देखो मैं कभी भी जाता हूं तो मैं ऑब्जर्व करता हूं, और मैंने देखा वहां पे लोग जो है थोड़े अलग तरीके से रहते हैं, उनका पहनावा थोड़ा अलग है। मैं बात कर रहा हूं टिपिकल लोगों की, मैं हम जैसे लोग की बात नहीं कर रहा हूं। चाहे मैं यहाँ पे मैं एक शर्ट पहन के नीचे जींस पहन के खड़ा हूं, लेकिन हो सकता है जयपुर और राजस्थान में भी बहुत सारे लोग आपको इससे अच्छे कपड़े पहने हुए दिखेंगे, मॉडर्न कपड़े। लेकिन मैं बात कर रहा हूं ट्रेडिशनल लोग जो है वहां पे, वो अभी भी कुछ ऐसे कपड़े पहनते हैं जो डिपेंड करता है। और राजस्थान में गर्मी बहुत ज्यादा है, तो कहने का मतलब यह है कि वहां पे लोग कॉटन कपड़े, थोड़े कम थिकनेस वाले कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो अगर आप राजस्थान में क्या हुआ मेरे साथ या फिर हम कैसे गए देखना चाहते हो, तो मेरा एक व्लॉगिंग चैनल है बच्चा, आप जरूर से उसको जाके सपोर्ट कर सकते हो। देखो मैं प्रमोट नहीं करता, बहुत कम आपने देखा होगा मेरे मुंह से, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि आप लोग हमारे बोलते हैं ना दिल से जुड़े हो। तो कभी कभी ऐसा होता है। तो हमारा एक चैनल है, मैं आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक नाम है इसका JR, जैसे कि आप जानते हैं हमारे सब चैनल का नाम JR से शुरू होता है। तो एक ब्लॉगिंग चैनल है जिसका नाम है JR व्लॉग्स। तो आप अभी जा सकते हो, ये वीडियो देख लो पहले, उसके बाद जा सकते हो हमारे इस चैनल पे। वहां पे हमने कुछ राजस्थान के ट्रिप्स के कुछ व्लॉग्स अपलोड किए हैं, और उसके पहले भी कई सारे ट्रिप्स जो हुए कुछ अपलोड किए। तो आप जरूर से जाना, वीडियोस को देखना, हमारे ब्लॉग्स को देखना। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कुछ अच्छा कमेंट्स कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम इस ब्लॉग पे भी बहुत सारे और काम कर सके। तो प्लीज आप अगर सपोर्ट करोगे तो अच्छा लगेगा, तो जरूर से चले जाना, ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे, राजस्थानी और कश्मीरी लोग के बारे में। तो राजस्थान में गर्मी ज्यादा है, इसके लिए लोग वहां पे थोड़े से उस हिसाब से कपड़े पहनते हैं। लेकिन आप कश्मीर में जाओ, मैं आज तक कश्मीर गया नहीं हूं, मेरा ये टारगेट है कि हम, क्योंकि मेरा ना देखो बचपन से ना एक ये था कि मैं पूरा देश घूमना चाहता हूं। हमारा देश बहुत खूबसूरत है, और मैं चाहता हूं कि आप भी जब कैपेबल हो जाओ, कि आप जब अर्न करने लगे, जब कैपेबल हो जाओ कि बिना अपने माँ बाप का पैसे लिया आप देश दुनिया घूम सको ना, तो प्लीज जरूर से करना। क्योंकि जो नॉलेज देश दुनिया घूमने से आती है ना, वो शायद किसी किताब से नहीं आएगी, ये मेरा कहना है आपसे। क्योंकि मैंने भी जब अलग अलग जगह एक्सप्लोर किया, मैं बहुत सारे, आज लगभग 10 से 11 स्टेट्स, टोटल 28 स्टेट है हमारे कंट्री में, 28 स्टेट्स है, और उन 28 स्टेट्स में से मैं बच्चा लगभग 10 या 11 स्टेट्स घूम चुका हूं,
ठीक है, घूम चुका हूं मतलब पूरा पूरा नहीं घुमा हूं, लेकिन जा चुका हूं, मैं ऐसा बोलना चाहता हूं। तो बहुत सारी चीजें मुझे नई नई पता चली कि लोगों का रहने सहने का ढंग क्या है, कैसे रहते हैं, लाइफस्टाइल क्या है, बातें कैसे करते हैं, बहुत सारी चीज पता चलती है जिससे हम अपने लाइफ में उसको अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं, कुछ अच्छी चीज को ग्रास्प करने की कोशिश करते हैं, कुछ नेगेटिविटी को छोड़ के आने की कोशिश करते हैं। तो आप जरूर से वो चीज करना चाहोगे। तो कश्मीर मेरे एक विश लिस्ट में शामिल है, जो कि मैं जरूर पूरा करूंगा आने वाले कुछ सालों के अंदर। तो कश्मीर में अगर आप जाओगे या फिर आपने टीवी में देखा होगा तो बहुत ठंड पड़ती है वहां पे, अक्सर बर्फ वगैरह काफी ज्यादा होती है विंटर सीजन के टाइम, और बाकी सीजन में भी नॉर्मल टेम्परेचर होता है, मतलब ठंडा होता है। तो वहां के जो लोग हैं ना, अक्सर आप देखोगे तो भरे भरे कपड़े पहनते हैं, मोटे मोटे कंबल वाले जो कपड़े होते हैं वो पहनते हैं, टोपी वोपी लगा के, ताकि ठंड ठंड ना लगे। तो इन दो ही स्टेट्स की हमने बात की, राजस्थान और कश्मीर, इन दोनों में कितना फर्क है, यानी लाइफस्टाइल और कपड़े और खाने पीने के ढंग बदल जाते हैं बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सैलिनिटी ऑफ मराइन वाटर, यानी कि जो समुद्र का खारा पानी होता है उसका सैलिनिटी यानी खारापन कितना होगा। ओशन करंट्स जो होते हैं ना, हॉट करंट वेव्स, कोल्ड करंट वेव्स, ये उसके फॉर्मेशंस, साथ ही में वाटर साइकिल, ये सब चीज कहीं ना कहीं वेदर और क्लाइमेटिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। साथ ही में बहुत सारे ऐसे क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात किया जाए वेदरिंग ऑफ रॉक्स। आपको पता ही है वेदरिंग ऑफ रॉक्स कैसे होता है कि जो पहाड़ होते हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, उसमें सब चट्टान होते हैं, पत्थर होते हैं, और उन पत्थर में क्रैक्स होते हैं, दरारें होते हैं। जब बारिश होती है, हैवी रेनफॉल, तो उन क्रैक्स के अंदर पानी एंटर हो जाता है और धीरे धीरे उस रॉक्स को यानी उस चट्टान पत्थर को नरम बनाता है, और कई सालों लग जाते हैं, लगभग 100 साल, 50 साल, 200, 500, हजारों साल लग जाते हैं। वो पत्थर धीरे धीरे टुकड़ों में कन्वर्ट होके नीचे आते हैं और धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाते हैं सॉइल में, यानी रॉक्स गेट कन्वर्टेड इनटू सॉइल। इट टेक्स लाइक मोर देन 500 1000 ईयर्स, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो सॉइल में कन्वर्ट होता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द वेदरिंग ऑफ रॉक। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन योर ज्योग्राफी सब्जेक्ट, आई पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया हुआ है ज्योग्राफी सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सब चीज, अर्थ क्रस्ट की बात करें, ये सब चीज क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि बारिश हुआ तभी तो वो कन्वर्ट हो रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, क्लाइमेट प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ एनरिचमेंट ऑफ सॉइल। सॉइल के अंदर जो एनरिचमेंट है, यानी जो पोषक तत्व जिसको बोलते हैं, जिससे फार्मिंग अच्छी हो सकती है, उसमें क्रॉप्स उग सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो है, ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट की रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है। माइक्रोब्स की बात करें, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऑर्गेनिक मटेरियल का फॉर्मेशन के लिए, और ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और इसीलिए बहुत ज्यादा हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो मीटरोलॉजी की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना, मीटियोरोलॉजी की बात जब भी हम करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ह्यूमन लाइफ का पॉइंट ऑफ व्यू बताता है। इससे समझ में आया? तो यही चीज है, दैट इज क्लाइमेटिक कंडीशंस, और वी कैन से द वेदर कंडीशंस, जिसके ऊपर सारी दुनिया टिकी हुई है। अगर यही बहुत ज्यादा खराब हो गए तो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी भी खतरे में आ सकती है। समझ में आया? क्लियर है बच्चा? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात हम करते हैं, जो कि है मीटियोरोलॉजी। अब ये मीटियोरोलॉजी क्या होता है? तो मीटियोरोलॉजी की बात करते हैं हम लोग। तो जैसे मैंने अभी अभी बताया कि बारिश होती है, ठंड आती है, गर्मी होती है, हॉट एंड वेव करंट्स फ्लो हो रहे हैं, तो ये सब चीज पहले से ही बहुत सारी चीजों लोगों को पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? बिकॉज ऑफ द न्यूज। तो आपको पता है कि हमारे न्यूज, अगर आप लोग न्यूज फॉलो करते होंगे तो न्यूज चैनल पे कभी कभी ऐसा होता है, एक ऐसा इंडिया का मैप दिखाया जाता है, और वो इंडिया के मैप में ऐसा एक ट्रैक्टर घूमता है, महाराष्ट्र में घूमा, मुंबई में घूमा, हाँ, आज का तापमान मैक्सिमम 34 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 28 डिग्री सेल्सियस, आज बारिश आने की संभावना है, हाँ चलो आगे बढ़ो, गुजरात गया, आज थोड़ी कम बारिश आने की संभावना है, राजस्थान गया, अरे बहुत गर्मी है, सन का फोटो दिखाते हैं, बहुत गर्मी है, मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री। तो ये पूरा इंडिया का ऐसा दिखाया जाता है न्यूज चैनल पे। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि जो न्यूज वाले हैं वो कहीं ना कहीं हमें क्या बताते हैं? वेदर फोरकास्ट बताते हैं। वेदर फोरकास्ट मतलब कि आज कौन से जगह पे क्या तापमान रहेगा, बारिश आएगा नहीं आएगा, सनी डे है कि नहीं डे है, उस प्रकार से चीजें बताते हैं। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है, ये जो न्यूज वाले हैं उनको कैसे पता चला कि आज का तापमान ये रहेगा? तो दोस्तों न्यूज वाले को पता नहीं होता, न्यूज वाले को भी कोई डिपार्टमेंट है, कोई ऐसे लोग हैं जो बताते हैं, उनको रिपोर्ट देते हैं, और वो रिपोर्ट न्यूज वाले हमें एज ए टीवी के माध्यम से हमें बताते हैं। तो वो कौन सा डिपार्टमेंट होता है? तो वो होता है दोस्तों मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। वो कौन सा डिपार्टमेंट होता है? मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और उस चीज को कहा जाता है मीटियोरोलॉजी। तो होता क्या है? द साइंस दैट स्टडीज, मतलब ऐसा साइंस जो स्टडी करता है इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट्स of air, natural cycle, geological movement of the earth and the climate is called as meteorology। कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा साइंस है जो सिर्फ और सिर्फ स्टडी करता है इंटर रिलेशनशिप, किसके किसके बीच में का? हवा के बीच में का, हवा कैसा चल रहा है, नेचुरल साइकिल्स कैसे चल रहे हैं, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ठीक है ना, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, ठीक है, ये सब चीज कैसे चल रहे हैं, क्लाउड्स कैसे चल रहे हैं, ठीक है, वातावरण कैसा चल रहा है, जियोलॉजिकल मूवमेंट यानी अर्थ का जो जियोलॉजी है, जो अर्थ का क्रस्ट है वो कैसे मूव कर रहा है,
टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे मूव करते हैं, ये सब के ऊपर जो नजर रखता है, ठीक है, अर्थ के ऊपर, क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर जो नजर रखता है, उस साइंस को कहा जाता है मीटियोरोलॉजी। और जो डिपार्टमेंट नजर रखता है उसको बोला जाता है मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। समझ में आया? तो इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, कौन कौन सी स्टडीज आ जाती है? तूफान, स्टॉर्म्स की स्टडी, क्लाउड्स की स्टडी, रेनफॉल की, थंडर यानी जो गड़गड़ाहट होती है ना, बिजली चमकती है, लाइटनिंग की, ठीक है, ये सब चीज की नजर रखी जाती है। तो जो डिपार्टमेंट ये क्या काम करता है बेसिकली, उसके अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स काम करते हैं और उनके कंट्रोल में होता है सैटेलाइट्स। तो अर्थ के बाहर सैटेलाइट्स है जिनमें हजारों मेगापिक्सल के शायद कैमरा होते हैं, मैं हजारों बहुत कम बोल रहा हूं कि ज्यादा बोल रहा हूं, आई डोंट नो, मतलब बहुत हाई लेवल का कैप्चर करने का डिवाइस होता है। आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे सैटेलाइट्स बने जिनमें कैमरा जो है मार्स तक का फोटो निकाल सका। तो सोचो, वो तो लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है हमसे, तो उसका फोटो निकाल सकता है। तो यार अर्थ के अंदर क्या चल रहा है वो भी निकाल सकता है। तो ऐसे सैटेलाइट्स में हाई लेवल के कैमरेज होते हैं, हाई फोकस, हाई जूम क्वालिटी वाले कैमरेज होते हैं, ये सब नजर रखते हैं। और सैटेलाइट सिस्टम्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं जो कहीं ना कहीं नजर रखते हैं इन एक्टिविटीज के ऊपर, और उसके हिसाब से एक अंदाजा बताया जाता है कि इस दौरान इस जगह पे ये वाला मौसम हो सकता है, ठंडी हो सकती है, गर्मी हो सकती है, बारिश हो सकती है, जो भी है बताया जाता है। ठीक है, तो 23 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे, 23 मार्च को। और वही अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको एस्टैब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन द्वारा। यूएन आपको पता ही है, यूनाइटेड नेशन, इसके द्वारा। तो यूएनओ जो है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया गया था 23 मार्च ऑफ 1950 को। तो कितना साल पुरानी बात है, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो डिपार्टमेंट है, जैसे मैंने बोला, तो ये वर्ल्ड के हिसाब से है, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो यार हमारे इंडिया में भी तो होना चाहिए। तो हमारे इंडिया में भी एक अलग से डिपार्टमेंट है जो कि मीटियोरोलॉजी के ऊपर ही काम करता है। तो उस डिपार्टमेंट का नाम है इंडिया के हिसाब से, जो कि है इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको IMD के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, IMD, दैट इज इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंट फाउंड किया गया था ब्रिटिश द्वारा। ऑब्वियसली बहुत सारे अच्छे काम ब्रिटिश ने किए हैं, ऐसा नहीं बोलूंगा, देखो लूट के गए वो सब कहे, लेकिन हमारे देश में जो भी अच्छी चीजें हैं, अच्छी मतलब जो पहले से है, वो ब्रिटिश के द्वारा ही शुरू की गई थी। ठीक है, तो जो कि था 1875 शिमला। ठीक है, 1875 शिमला में ब्रिटिश ने जो है ये किया था। ठीक है ना, एक यहाँ पे क्लैरिफिकेशन भी देना चाहूंगा कि कुछ बच्चे आके कमेंट करेंगे कि सर हमारा देश तो ऐसा था। तो बात सही है, हमारा देश शायद बहुत तरक्की कर चुका था ऑलरेडी जब तक ब्रिटिश आए, और ब्रिटिश के पहले जो मुगल्स आए थे। तो ये सब जो इन्वेडर्स थे जो हमारे देश में आए थे, ये सब कहीं ना कहीं हमारे देश को पीछे छोड़ गए। लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर स्टडीज एंड अकॉर्डिंग टू आवर एंशियंट स्कल्पचर्स, या फिर मैं एंशियंट जो हम माइथोलॉजी बोलते हैं इन शॉर्ट अगर देखा जाए, जो कि मैं मानता हूँ कि हिस्ट्री है, ठीक है, साबित भी हो चुका है। तो इसके हिसाब से हमारा इंडिया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका था, देश बहुत तरक्की था, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ें थे जो शायद ब्रिटिश लोग सोचते थे उस टाइम पे हमारे पास वो सब कुछ था। लेकिन वही था कि ब्रिटिश जब आए तो उन्होंने एक नए तरीके से, मॉडर्नाइज तरीके से वो चीज़ को क्रिएट किया। तो बस वही चीज़ का फर्क है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ब्रिटिश की। तो ब्रिटिश ने 1875 में ये डिपार्टमेंट को तैयार किया था। उसका हेड ऑफिस था पुणे में, लेकिन बहुत सारे अलग अलग शहर में रीजनल ऑफिस थे, जैसे मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, दिल्ली में, ऐसे कई सारे रीजनल ऑफिस भी थे। ठीक है, और ये लोग क्या करते थे, मैप्स बनाते थे। तो मैप्स आर प्रिपेयर्ड एवरीडे, तो वो लोग मैप्स तैयार करते थे, डेली प्रिडिक्शन भी किया जाता था और डेली वेदर फोरकास्ट भी किया जाता था। आप देखोगे न्यूज चैनल पे जाओगे तो हर दिन का एक डेली फोरकास्ट आपको मिल जाएगा। और ये जो प्रिडिक्शंस होता था वो क्लाइमेट का था। ये इस्तेमाल किया जाता था रडार टेक्निक, आपको पता है, रेडियो एक्टिव डिटेक्शन एंड रैंकिंग। तो रेडियो एक्टिव डिटेक्शन एंड रैंकिंग का इस्तेमाल करके वेदर प्रेडिक्शंस किया जाता था, क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड और भी ऐसे बहुत सारे प्रेडिक्शंस किए जाते थे। तो ये जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये क्या करता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द वेदर एंड रिगार्डिंग द क्लाइमेटिक कंडीशन। किसको प्रोवाइड करता है, जिनको इसकी जरूरत है, जैसे कि एविएशन। जैसे आपको पता है फ्लाइट जब टेक ऑफ करता है तो उनको पता होना चाहिए कि आज का मौसम बहुत अच्छा है, तभी वो टेक ऑफ करेंगे। तो अक्सर आपने देखा होगा, ये मेरे साथ भी हुआ था जब मैं केरला गया था, आज से 5-6 महीने पहले जब मैं केरला गया था, तो हमारी फ्लाइट भी डिले होने वाली थी, लेकिन नहीं हुई, थोड़ी सी डिले हुई, हाफ एन आवर ही। तो फ्लाइट में भी हमें बहुत ज्यादा टर्बुलेंस यानी झटका महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि वहां का मौसम बहुत खराब था, क्लाउड्स के बीच में से फ्लाइट जब जाती है तो झटका महसूस होता है। तो कहने का मतलब फ्लाइट वाले यानी एविएशन इंडस्ट्रीज जो होती है वो ये देखती है कि मौसम अच्छा हो तो ये फ्लाइट उड़ाया जाए। अगर मौसम बहुत खराब है, बहुत ज्यादा बादल, बहुत ज्यादा जोर से तूफान, बादल, थंडरस्टॉर्म हो रहा है, तो फ्लाइट कैंसिल कर दी जाती है। इसके अलावा शिपिंग इंडस्ट्रीज जो होती है, बड़ी बड़ी जहाज जो होती है जो अलग अलग कंटेनर्स को लेकर जाती है, तो इसमें भी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया। तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग जो इंडस्ट्रीज होती है, ये कहीं ना कहीं इस प्रिडिक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। और एक और चीज बताना चाहता हूं कि ये जो प्रिडिक्शंस होता है,
ये 100% एक्यूरेट नहीं होता। तो अगर कोई मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं कि कल बारिश आने की संभावना है, तो आपने वर्ड सुना होगा संभावना है बोलते हैं, और संभावना का अगर मैं इंग्लिश बोलूं तो मैं इसको बोलूंगा पॉसिबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी हो सकता है, हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ा हुआ है, प्रोबेबिलिटी 50-50 हो सकता है, 70-30 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनका एक अनुमान होता है कि कल बारिश आने की संभावना है, तो हो सकता है बारिश आए, हो सकता है बारिश नहीं भी आए, लेकिन समवॉट वो एक्यूरेट प्रोवाइड करते हैं। यानी कि अगर देखा जाए, मैं अपने हिसाब से, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मेरे उम्र 28 साल का एज है मेरा, तो 28 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोलूं तो लगभग उनका जो कहने का मतलब होता है वो लगभग 70 to 80% सच होता है। क्रिकेट में भी आप देखोगे तो क्रिकेट मैच चालू होता है, कभी कभी चालू होने के बाद बारिश आ जाती है, या फिर चालू होने के पहले कभी कभी एक दिन पहले ही वो लोग बोलते थे कि ना ये क्रिकेट मैच के दिन ना बारिश आने की संभावना है, ठीक है, तो ग्राउंड वाले ना अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं, ग्राउंड्स का कवर वगैरह सब पहले से ही मंगवा के रख लेते हैं। तो ये सब चीजें होती है, ठीक है। अभी जो प्रिडिक्शंस होती है, जो अलग अलग नेचुरल कैलामिटीज, जैसे कि कोई भी नेचुरल कैलामिटीज हो सकता है, तूफान हो गया, रेनफॉल हो गया, हॉट एंड कोल्ड वेव्स हो गया, सुनामी हो गया, ये सब चीज के बारे में जानकारी भी यही मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि जापान एक कंट्री है, वो चारों बगल ना समुद्र से घिरा हुआ है। तो अक्सर क्या होता है कि जापान का जो जमीन है ना वो बहुत ही हिला हुआ जमीन है, यानी टेक्टोनिक प्लेट्स हिलते रहते हैं, तो सबसे ज्यादा भूकंप जो है जापान में आता रहता है। अगर आप देखोगे तो जापान में भूकंप जब आता है लगभग 8-9 रिक्टर स्केल के हिसाब से आएगा, हाई मैग्नीट्यूड का भूकंप आएगा। तो भूकंप तो आया, लेकिन कुछ टाइम के बाद ना उनको वार्निंग मिल जाता है कि यार सुनामी आने वाला है, आप संभाल जाओ, मतलब अपने आप को तैयारी कर लो। तो सुनामी आने वाला ये किसने बताया? ये बताया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो उस कंट्री का होगा, जापान की कंट्री का भी जो मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होगा, वो ये सब चीज ऑब्जर्व करता है। अच्छा भूकंप आ गया इतने स्केल का, तो पानी का जो लेयर है वो भी अभी उछाल मारेगा, तो तैयार हो जाओ, इतने इतने हाइट तक सुनामी आ सकता है। वो लोग तो ये भी बता देते हैं 20 फीट हाइट तक सुनामी आ सकता है, 40 फीट आ सकता है, इस प्रकार से चीजें जो है वो एक्सप्लेन कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो टॉपिक था मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को मैं करता हूं एंड, क्योंकि आज का जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े, चाहे वो क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, वेदर हो, क्लाइमेट क्या होता है उसके बारे में, उसके मेजर्स के बारे में, और साथ ही में कुछ ऐसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में हमने बात कर दी, लेकिन और भी इस चैप्टर के अंदर और भी चीजें हैं रिगार्डिंग द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, लाइक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, और भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि हम लोग पढ़ेंगे हमारे आने वाले लेक्चर्स में। तो आप लोग बस हमारे साथ बने रहना, अपडेटेड रहना, और हमारे वीडियोस को अच्छे से प्यार देते रहना, ठीक है। तो जो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।